अच्छा, इस कोर्स में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कोर्स कोड 5405 या 1429 है। और ये BS, BCom और एसोसिएट डिग्री के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स हैं, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के वाक़ा होने की इम्कान। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि बादल छाए हुए हैं, क्लाउड्स हैं, इट मीन्स कि बारिश हो सकती है, बारिश होने के इम्कान हैं। तो हम कहेंगे कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर बादल छाए हुए हैं। इसकी फर्स्ट यूनिट में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कुछ रूल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगी। फिर हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ये है कि इवेंट्स बेसिक क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं, और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं, एंड सो ऑन। तो आज के लेक्चर में हम इसकी कुछ 1.1 से 1.5 सेक्शंस हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब हम जाते हैं वन बाय वन हर एक यूनिट के बारे में और उसको देखते हैं कि वो बेसिक क्या कहती है। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि ये बेसिकली किसी चीज़ के होने के इम्कानात उनको कहा जाता है, इम्कान होना। द प्रोबेबिलिटी क्या है, इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द रैंडम इवेंट्स, collections, analysis, interpretations and display of numerical data। यानी ये मुख्तलिफ किस्म के जो रैंडम इवेंट्स होते हैं, रैंडम से मुराद है कि कोई चीज़ें जिनकी कोई तरतीब ना हो, बेतरतीबी होना। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं, आप कहते हैं 10, 20, 5, 9 एंड सो ऑन। आप नंबर्स को ऐसे देते हैं बेतरतीब, जिनकी कोई तरतीब ना, तो इसको रैंडम कहा जाता है। इवेंट से मुराद है कोई चीज़, कोई वाक़ा। कलेक्शंस हो सकती है, या किसी चीज़ का एनालिसिस हो सकता है, या इंटरप्रिटेशन और डिस्प्ले ऑफ न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है। यानी न्यूमेरिकल डेटा है जो नंबर्स के फॉर्म में हो। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, हैज़ इट्स ओरिजिन इन द स्टडी ऑफ चांसिंग एंड इंश्योरेंस इन द 17th सेंचुरी। तो ये 17वीं सदी में ये इसको डेवलप किया गया। और किसी चीज़ की यानी होने के इम्कानात या चांस, उसके बारे में, उसकी स्टडी के बारे में जो चीज़ बताई गई है उसको बेसिक प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। एंड इट इज़ नाउ एन एसेंशियल टूल ऑफ बोथ सोशल एंड नेचुरल साइंसेस। और अब हमारे पास जितने भी साइंसेस हैं, वो सोशल साइंसेस हों जिसके अंदर आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, या नेचुरल साइंसेस जो साइंसेस हैं, साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सब के अंदर यानी उनकी मेजरमेंट्स करने के लिए, उन सब की चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट एनहेंस द सब्जेक्ट एज ए होल बाय इट्स इंटरेक्शन विद अदर यूजर्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये बेसिक एक मैथमेटिक्स का हिस्सा है, इसकी ब्रांच है जो उसके मैथ के साथ, रियाजी के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंटरेक्शंस जो है वो हम करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। इस यूनिट में हमने जो देखना है वो ये होगा कि द कंसेप्ट ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यानी जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है उसके जो बुनियादी कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशंस हैं यानी उसकी तारीफ क्या है क्या बेसिकली, इसके बारे में हमने देखना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फ़र्क बयान करना। डिफरेंशिएट से मुराद है किसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करना, फ़र्क बयान करना बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर फ़र्क बयान करना। हम इनकी मिसालें देखेंगे, उससे हमें मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने देखना है कि प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या हैं। इसके अलावा हमने देखना है कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और
जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के लाज हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब हम सेक्शन 1.2 में आते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस कोर्स के, यस प्रोबेबिलिटी के। तो हम जब इस यूनिट को पढ़ेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे, द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी आइडियाज। प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है उसके आइडियाज को हम एक्सप्लेन कर सकेंगे, बयान कर सकेंगे, और हम क्या करेंगे, अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और इन यानी चीज़ों को, ये इन जो आइडियाज़ हमने यहाँ से सीखे उनको हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमें मदद देंगे, हम उनको सॉल्व कर सकेंगे। और तीसरा इसका एम नुक्ता क्या है कि अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट्स ऑफ व्यूज। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके क्वानियन को भी देखेंगे। इसके अलावा हमने देखना है कि द वर्ड प्रोबेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द रैंडम प्रोसेस। तो यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ के होने के इम्कानात जो हैं, ये बेसिकली मुतलका है, एसोसिएट करता है किससे, रैंडम प्रोसेस से और रैंडम एक्सपेरिमेंट से। यानी रैंडम ये होता है कि किसी चीज़ की कोई तरतीब ना हो, बेतरतीब। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि वी कैन से इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, statements, experiments, trials, which results in one of the number of different possible outcomes। यानी ये बेसिक हम कोई मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटमेंट्स हैं या तजर्बात कर रहे हैं या ट्रायल्स कर रहे हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। अब हम इसको एक मिसाल के थ्रू देखते हैं कि ये बेसिक सारा कंसेप्ट क्या है। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो 1.3 सेक्शन है, हमारे पास बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या है, वी कॉल द ट्रिपलेट एज द प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की स्पेस है, यानी ये बेसिक क्या है, एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहते हैं तीन को, इसमें ये तीन चीज़ें हैं। यानी एक ये जो है ओमेगा, ये वाली सिंबल इस्तेमाल होती है ओमेगा के लिए, और ये एक एफ है और एक ये है पी है। एफ एक फंक्शन है और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी है, और ये इवेंट स्पेस है। ये तीन चीज़ें इसमें आती हैं। तो यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये है कि इन तीनों चीज़ों को हमने लेकर चलना है। जितनी भी मिसालें पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, हम उनके अंदर ये तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन दिस ट्रिपलेट एवरी मेंबर हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड एक्सप्लेनेशन। अब ये इसके बेसिकली ये मेंबर्स हैं, तो हर एक की अपनी अहमियत है और अपने यूज़ है, उसका एक्सप्लेनेशन है। Here we have the definitions and details of the triplets। इसकी हर की डेफिनेशन 1 by 1 देखते हैं, जो 1.4 सेक्शन है। सबसे पहले हम इस ओमेगा पे आते हैं। तो ओमेगा बेसिक क्या है, इट इज़ रीड एज ओमेगा एंड कॉल द सैंपल स्पेस। तो ये बेसिकली एक क्या है, सैंपल स्पेस है। अच्छा, द सैंपल स्पेस क्या होती है, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द सेट ऑफ आउटकम्स S such that any experiment or trial results in one and only one element of the set S। यानी ये बेसिकली क्या है कि एक्सपेरिमेंट होते हैं किसी भी सेट के, और जिनकी आउटकम्स S होती है, और इस तरीके से होती है कि कोई भी अगर ट्रायल आप करें तो एक करें और वो जो भी एलिमेंट होगा वो सेट S के अंदर मौजूद होगा। अब हम इसकी नीचे मिसाल देते हैं, where each element in the set S is referred to as an outcome of the experiment। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक काइन है। काइन से मुराद है कि आपके पास एक का या दो का या पांच का, पहले काइन होता था, अब मरल में एक और दो के हैं। तो हम उसको टास्क करते हैं तो हमारे पास उसकी एक साइड हेड होती है और एक टेल होती है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम एक काइन को टास्क करते हैं तो उसकी मिसाल में ज़रा आपको अलग से देता हूँ। मतलब हम एक काइन को टास्क करते हैं तो उसके ऊपर या हेड होगा या टेल होगा। इस तरह एक और काइन है, उसको हम टास्क करेंगे तो उसका भी हेड होगा और टेल होगा। अब हम दो काइन को यानी टास्क करते हैं, यानी 2 टाइम्स करते हैं, यानी C1 C2, तो हेड टेल और हेड टेल होगा। तो इन दो से यानी हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगी। अब पहले देखें, इस H के साथ मिलाएं तो ये हेड 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 टेल, ये बना हेड हेड और हेड टेल। इसी तरीके से ये टेल हेड टेल और टेल, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, 3 काइन्स हैं, यानी आपके पास 2 का ऑलरेडी बना, आप एक काइन और जो है इसके साथ मिलाते हैं। अब 3 काइन्स का यही इवेंट्स जो है इसके साथ क्या बन जाएगा,
हेड और टेल, बल्कि हम इसको इसकी बैक साइड पे लिखते हैं, हेड और टेल। तो अब इसका ओवरऑल सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास। अब ये देखिए, ये जो पहला ये हेड है, इन सब के साथ में लगेगा, यानी क्या बनेगा, हेड 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 टेल हेड टेल टेल। इसी तरीके से अब ये टेल इन सब के साथ लगेगा, टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 टेल। तो ये यानी जब हम 3 कान्स को फ्लिप करते हैं तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा, और ये वाला हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये 2 का सैंपल स्पेस बनेगा। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि जो उसने बताया हुआ है कि अगर हम 2 काइंस को फ्लिप करते हैं तो उनका जो सैंपल स्पेस है जिसको हम ओमेगा कहेंगे, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास हम एक फ़ोन कॉल जो है वो मिलाते हैं किसी भी दोस्त को, एंड नोट डाउन द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। हम कॉल की ड्यूरेशन नोट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया कि मैक्सिमम टाइम जो है, जो कि अलाउड जो है वो 5 मिनट है। तो क्या कहते हैं कि देन व्हाट कैन बी द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, कॉल की ड्यूरेशन क्या होगी। अब यहाँ हमारा जो सैंपल स्पेस है वो कोई भी टाइम हो सकता है बिटवीन 0 एंड 5, यानी अगर आपने अपने जो फ्रेंड से बात करनी है 5 मिनट, तो 5 मिनट में आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, तो वो 0 और 5 के दरमियान कोई भी हो सकता है एग्जैक्टली आप 5 मिनट करें, 4 मिनट करें, 3 करें, 3.5 मिनट करें, 3.25 मिनट करें, 2 करें, यानी 0 से लेकर 5 तक कोई भी हो सकता है। तो ये उसका टाइम जो है वो उसका सैंपल स्पेस होगा। ड्यूरेशन कैन बी एनी टाइम बिटवीन 0 मिनट टू 5 मिनट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो सैंपल स्पेस है वो इनफाइनाइट बनेगा। यानी इससे मुराद है कि वो 0 और 5 के दरमियान हमारे पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आती है कि फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर सिलेक्टिंग ए प्राइम नंबर लेस देन 15 एट रैंडम, यानी 15 से कम आपने प्राइम नंबर सेलेक्ट करने हैं रेंडमली, और उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर बेसिकली आपके पास क्या होते हैं कि जिन का कोई फैक्टर ना हो, जिन पे कोई चीज़ तकसीम ना होती है, वो प्राइम नंबर होते हैं। यानी हमारे पास 1 प्राइम नहीं होता, फिर 2 पे कोई चीज़ तकसीम नहीं होती, 3 है, इस तरह 4 पे 2 दूने 4 होता है, 5 पे कुछ तकसीम नहीं होता, 6 पे 2 3 6 होता है, 7 पे कुछ नहीं होता, 8 पे होता है, 9 पे भी होता है, 3 3 9, 10 पे भी होता है, 11 पे कुछ भी नहीं होता, 12 पे भी होता है, 13 पे भी कुछ नहीं होता। तो 15 से कम है ये प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर का सेट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें कहता है कि फाइंड द सैंपल स्पेस ऑफ सिलेक्टिंग 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस मैथमेटिक्स की क्या बनेगी कि एक सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं, यानी एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ये 1 वर्ड, ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। ये हमारे पास पहली चीज थी सैंपल स्पेस, यानी जो हमने कहा था ओमेगा, और दूसरी चीज उसमें एफ थी, और तीसरी चीज उसमें क्या थी, एस लेटर से डेफिनेशन इसकी पी है, प्रोबेबिलिटी है। यानी पहले हमारे पास इवेंट, सैंपल स्पेस, एफ और पी, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं। तो एफ बेसिकली क्या है, एफ क्या है, इसको कहा जाता है कि ये सिग्मा फील्ड है। क्या है, सिग्मा फील्ड है। ये वाली जो सिंबल है इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा फील्ड होती है। और इसको इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है सिग्मा फील्ड की। यानी सिग्मा फील्ड ये होती है कि आपके पास कोई भी सेट है वो फाई हो सकता है, इसको फाई कहते हैं। तो यानी फाई से मुराद खाली सेट, या वो पूरे का पूरा सैंपल स्पेस हो सकता है, और ये बिलोंग करेंगे किसको, एफ को। यानी खाली सेट ये पूरा सैंपल स्पेस है वो उस फंक्शन को बिलोंग करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर कोई एक ए इवेंट है, अगर वो एफ को बिलोंग करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो भी इसको बिलोंग करेगा। कॉम्प्लीमेंट से मुराद ये कि आप उसको यूनिवर्सल सेट में निकालें तो भी इसको बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ए आई से मुराद है ए 1 2 3 4 5, आई से मुराद है कि मोर देन 1 इवेंट्स, एक से ज़्यादा इवेंट्स हैं, तो उस केस में ए आई यानी वो I1 टू इन्फिनिटी तक यूनियन लिया हुआ, यानी उनका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 1 प्लस A इन्फिनिटी, तो ये सारे के सारे एफ को बिलोंग करेंगे।
और उनका इनफाइनाइट यूनिट जो है वो भी बिलोंग करेगा सिग्मा फील्ड एफ को। तो हम कह सकते हैं कि वी अरेंज द सैंपल स्पेस इन स्पेशल ऑर्डर टू गेट सिग्मा फील्ड एफ। अब फर्ज किया कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि लेट इन इवेंट ए बिलोंग टू ओमेगा, देन वी हैव द फॉलोइंग सिग्मा फील्ड एफ। अगर ओमेगा है तो यानी इसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, या वो खाली सेट होगा कामा, या ओमेगा यानी पूरे का पूरा होगा, या वो ए सेट होगा, या वो ए का कंप्लीमेंट होगा। इसी तरीके से फर्ज किया कि हम कोई एक मिसाल लेते हैं, कंक्रीट एग्जांपल। फर्ज किया कि सैंपल स्पेस हमारे पास 1 2 3 है, तो इसके वो एफ क्या बनेगा, यानी इसके वो पॉसिबल सेट्स क्या बनेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे खाली सेट बनेगा, फिर हम एक एक का बनाएंगे, 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर दो दो की कम्बिनेशन बनाएंगे, 1 2 बनेगा और 1 3 बनेगा। इसी तरीके से 2 3 बनेगा, उसके बाद 3 3 का 1 2 3। तो ये 3 है तो ये 2 की पावर n होता है, 2 की पावर 3 तो 8 बनेंगे। इस तरह अगर 2 होते तो 2 की पावर 2 4 बनते। तो ये पॉसिबल इसकी यानी पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। और तीसरी चीज़ है पी। पी बेसिकली इसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। इसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी मेजर्स एंड इट इज़ ए फंक्शन। अब इस केस में अगर हम इस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी देखें, हम फर्ज किया कहें कि 1 3 और 2 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 3 और 2 3 कितने इवेंट्स हैं, 2, तो डिवाइडेड बाई 8, 2/8। इस तरह यानी हम ये कहें कि या इनमें 2 इवेंट्स अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हो जाएगा 1 2 1 3 2 3, ये 3 है ना, 3/8 हो जाएगी। इस तरह 3 वाक़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 1 2 3 ये एक ही है, तो 1/8 हो जाएगा। इस तरह 1 अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 2 3, तो ये 3/8 हो जाएगा। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी इसकी ये होती है कि टोटल में से किसी चीज़ के होने के इम्कानात क्या होते हैं, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो एफ है यानी ओमेगा जो है 0 1, that is its real valued function with the range of 0 1 taking any value in the interval between 0 and 1. और अगर probability of another event e is 0 हो, it means it is impossible event, and if the probability to some event e is a sample space omega is 1, it means that occurring event is e quite sure. यानी बेसिकली 0 1 था तो 0 से मुराद है कि ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और 1 से मुराद है उसके होने की प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं श्योर 1 है। तो लिहाजा 0 1 की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या कहता है कि 0 और 1 के दरमियान है। 0 is less than or equal to probability of e is less than or equal to 1, और for all e belong to ओमेगा। ये कुछ टर्म्स साथ साथ आप सीखते जाएंगे, आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम सेक्शन 1.5 की तरफ आते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, द टू इवेंट्स आर कॉल्ड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट। तो यानी इंडिपेंडेंट ये है कि अगर किसी एक चीज़ की होने की, यानी द टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट क्या होगा, अकरेंस वाक़ा होना किसी चीज़ का, वन इवेंट की कोई एक इवेंट होना वाक़ा होने का जो है इज़ नॉट अफेक्टेड, यानी वो मुतासर ना हो, अफेक्ट ना हो बाई अकरेंस ऑफ और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर, यानी दूसरे के वाक़ा होने या ना होने से वो अफेक्ट ना हो, तो उसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट। जबकि डिपेंडेंट ये है कि किसी एक के वाक़ा होने या ना होने से दूसरे मुतासर हो, अफेक्ट हो, तो हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक सबसेट है, सैंपल स्पेस जो हमने ऊपर देखा था कि ओमेगा है, और हम ये कहते हैं कि इवेंट को हम ई से डिनोट करते हैं, और उसकी जो वेन डायग्राम वो ये बनेगी, यानी सैंपल स्पेस ओमेगा है और इवेंट ई है, ये इसके दरमियान, यानी पूरे सैंपल स्पेस में से कोई एक इवेंट अकर हो रहा है, तो इसकी वेन डायग्राम है। अब हम इसमें देखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये होते हैं, ए सेट of event is said to be mutually exclusive if the occurrence of any one event precludes the occurrence of another events. ठीक है, that is events E1 E2 En are mutually exclusive.
यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि उनके दरमियान अगर आप हर एक के दरमियान कोई चीज़ कॉमन लें, कोई चीज़ उनके दरमियान कॉमन ना हो, ये होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यानी उनका इंटरसेक्शन लें वो खाली सेट हो, नल हो, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की एग्जांपल हमारे पास क्या कहेंगे। फर्ज किया कि हमारे पास ये दो इवेंट्स हैं, ये इवेंट E1 है और ये इवेंट E2 है। अब इनके दरमियान ये पूरा हमारे पास सैंपल स्पेस है जिसको ओमेगा से ज़ाहिर किया गया है। तो अब इसके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। उसके बाद हमारे पास ये दो इवेंट्स हैं। अब इनके दरमियान एक एरिया कॉमन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, यानी इनके दरमियान की चीज़ कॉमन है। वेन डायग्राम ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल है जिससे मैं आपको बताता हूँ कि फर्ज किया हमारे पास कंक्रीट एग्जांपल देते हैं। ये सेट्स हैं। अब ये सेट एक ई है और ये सेट एफ है। तो ये ई सेट जो है 5 3 6 2 3 5 2 6 4 4 और ये एक और सेट है 3 1 1 3 2 2 है। अब इनके दरमियान यानी कोई भी जो पेयर बन रहा है, ये वाला पेयर ये इसमें कहीं में मौजूद नहीं होगा। इस तरह ये पेयर ये इसमें मौजूद नहीं, ये पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं है। यानी ये एक अलग सा सेट है और ये दूसरा एक अलग सा सेट है, लिहाजा इनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों पेयर जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी इनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉमन वाले कौन से हैं। अब फर्ज किया हमारे पास ये वाला है। अब इसमें एक सेट ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है और एक सेट ये आपको थोड़ा सा ग्रीन टाइप नज़र आ रहा है। इसमें ये जो सेट है इसमें 9 और 7 है, इसमें क्या है 14 और 7 है। तो अब इन दोनों सेट में से 7 कॉमन है, यानी 7 इस सेट में भी आ रहा है और इस सेट में भी आ रहा है। तो लिहाजा ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद है कि उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन हो और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद है कि उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन ना हो। तो ये बेसिक इनका डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है जी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि ए सेट ऑफ इवेंट्स E1, E2, En are called collectively exhaustive events if their union make the whole sample space। फर्ज किया कि हमारे पास मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, EI से मुराद ये है कि 1 से लेकर N तक जा रहे हैं, तो उनका हम यूनियन लें तो दोबारा आपके पास वो कंप्लीट सैंपल स्पेस आए, यानी सिग्मा आए, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसकी एग्जांपल हम ये देखते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये इसी पे मैंने एक बनाई है। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ये एक सेट है, ये वाला, ये है मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सेट है ये स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स हैं और मल्टीपल ऑफ 3 है। अब इसके अंदर ये है कि ये सेट इनके दरमियान ये कॉमन है और फिर ये कुछ 7 10 22 और 32 ये सारे, और ये बेसिक तमाम के तमाम मिलके ये आपका क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बन जाएंगे। अब हम एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं इसी बुक के अंदर कि हमारे पास एक कंसीडर द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ फ्लिपिंग ए कॉइन, यानी कॉइन को जब हम फ्लिप करते हैं, 2 events are collectively exhaustive, then since the union of head and tail accounts for all possible outcomes, consider now the flipping of coin twice। ये हमारे पास जो है head 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 tail tail head tail tail, we know that there is the possible events tail head, hence the set of events head tail head head tail tail and tail head will be collectively exhaustive events। अब हम एक इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं 9। तो हमारे पास ये टेबल है, इसमें क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स विद डिफरेंट डिग्री, और ये कर्स्टी FS
बोर्ड ने की इसने कोई टेबल लिया हुआ है, इसमें एक तरफ दिया हुआ है सेक्स, यानी मेल को M से रिप्रेजेंट किया है, फीमेल को F से, और इस साइड पे उनकी डिग्री है, यानी एक कॉलेज डिग्री को C से ज़ाहिर किया गया है, हाई स्कूल को H से, नॉन डिग्री को N से, और ये टोटल इनका दिया हुआ था। यानी जो कॉलेज की डिग्री के मेल जो हैं वो 350 हैं, हाई स्कूल के मेल 100 हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है वो 40 हैं, और ये टोटल 490 बनते हैं। इस तरह कॉलेज डिग्री की फ़ीमेल 275 हैं, और हाई स्कूल की फ़ीमेल जो हैं वो 210 हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है वो 25 हैं, और टोटल 510 हैं। इस तरह टोटल कॉलेज के मेल फीमेल 625, हाई स्कूल के मेल फीमेल 310, जिनके पास डिग्री नहीं है मेल फीमेल 65, और ये जो टोटल तादाद इनकी 1000 बनती है। अच्छा, अब इसमें क्या है जी कि सपोज दैट one applicant is to be selected at random in an experiment, then the sample space sigma consists of the following outcomes. हम उनको randomly select करते हैं। अब हमारे पास टोटल चॉइसेस क्या है, मेल फीमेल, कॉलेज, हाई स्कूल और नॉन डिग्री है। तो ये इनका जो टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, यानी मेल कॉलेज हो सकते हैं, मेल हाई स्कूल हो सकते हैं, और मेल विद नो डिग्री। इस तरह फीमेल कॉलेज, फीमेल हाई स्कूल और फीमेल नो डिग्री, ये इसकी टोटल सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि हेयर MC मीन्स द मेल एप्लीकेंट हैविंग द कॉलेज डिग्री, मेल एप्लीकेंट हैविंग हाई स्कूल डिग्री, मेल एप्लीकेंट हैविंग नो डिग्री। इस तरह बाकियों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये चेक करते हैं कि वी वांट टू चेक दैट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं। ये तमाम के तमाम चॉइसेस, मेल फीमेल, हाई स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूल, नॉन डिग्री, मेल फीमेल, मेल कॉलेज, मेल हाई स्कूल, मेल नॉन डिग्री, मेल फीमेल, और इसी तरीके से ये हमारे पास मेल कॉलेज, फीमेल कॉलेज, हाई स्कूल एन, और ये। अच्छा, अब हम वन बाय वन सबको चेक करते हैं और उनके कंसेप्ट देखते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या एग्जॉस्टिव हैं। मेल फीमेल है, अब मेल फीमेल है तो मेल फीमेल है, वी चेक दीज इवेंट्स फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। पहले हम इसके लिए देखेंगे द टू इवेंट्स मेल एंड फीमेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों कि मेल और फीमेल के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या किसी एक या करने से कुछ दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता, मेल की फीमेल पे करने से या फीमेल के मेल पे करने से। हाँ, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं, क्यों कि इन दोनों को मिलाएं तो वो सैंपल स्पेस कैसा बनते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मेल फीमेल और हाई स्कूल। ये भी द थ्री इवेंट्स मेल H एंड F एंड H आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि occurrence of male applicant does not preclude the occurrence of high school degree. इस तरह रीजनिंग कैन बी गिवन फॉर F एंड H। हाँ, इन सब को अगर मिलाएं तो यूनियन हमारे पास वो सैंपल इवेंट बनाएगा, तो लिहाजा ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है CHNMH, ये अगेन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगेन सेम एग्जांपल है। IV और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो सकते हैं। इसी तरीके से IV एग्जांपल है मेल MC, MH, MN, MF, ये 4 इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्यों कि बिकॉज द अक्रंस ऑफ एनी वन प्रीक्लूड्स द अक्रंस ऑफ द अदर, यानी किसी एक के होने से दूसरा हो रहा है। मेल कॉलेज, मेल यूनियन में कॉमन है, मेल दिस। हाँ, अलबत्ता ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं। इसी तरीके से MC, FC, C और दिस 5 इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज MC एंड C के अंदर कंटेंट्स कॉमन C, ठीक है। इस तरह FC और C के दरमियान कंटेंट्स कॉमन C, जबकि ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हो सकते हैं। इसी तरीके से MFC और FH, ये इवेंट्स जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी प्रीक्लूड इसमें वो ऊपर वाले में प्रीक्लूड होता था, इसमें प्रीक्लूड नहीं होता है। FC एंड FH आर कंटेन्स फीमेल विद कॉलेज डिग्री एंड हाई स्कूल डिग्री, सो नथिंग कॉमन, ठीक है। एक कॉलेज डिग्री और एक हाई स्कूल डिग्री है,
जैसे कॉमन जब कोई चीज़ नहीं होगी तो वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अब यानी इसकी एग्जांपल आपको दोबारा अगर रिमाइंड करें तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए आपने क्या देखना है, ये चीज़ देखनी है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे कि उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन ना हो, और अगर कोई चीज़ कॉमन होगी तो वो क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। और एग्जॉस्टिव ये है कि उनको मिला के पूरा सैंपल स्पेस बने तो वो एग्जॉस्टिव होंगे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, और हम इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके।